everyone, welcome to my channel Patho Stroke. So today I will help you in learning some basics of cell injury. Okay, and this video includes number 1 definition of cell injury, number 2 cellular response, number 3 etiology of cell injury. Now without wasting the time, let's start our video. First of all, we will see definition. Okay. Cell injury is defined as functional and morphological effect of a variety of stresses on the cell from various etiologic agents which results in its change in internal and external environment. This means that cell injury का मतलब ये होता है कि जब किसी भी सेल को बॉडी के किसी भी सेल को इंजरी हो जाती है तो उसमें इंजरी में होता क्या है, उसमें फंक्शनल या फिर मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट्स में चेंज आ जाता है. जैसे सपोज किसी भी सेल का कोई फंक्शन है तो या तो वो गड़बड़ा जाएगा, उसको डैमेज होगा, या तो उसकी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस गड़बड़ा जाएगी. जैसे सपोज आपको चोट लग जाती है कभी तो थोड़ा सा टॉर्न हो जाती है ना स्किन उस जगह से, तो स्किन के सेल्स थोड़े से खराब हो जाते हैं, वहाँ पे मार्क स्कार आ जाता है ना, इस टाइप का होता है मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट. ठीक है, अब ये आते किस वजह से हैं, व्हाट आर द रीजंस. ठीक है, दिस सेल इंजरी कम्स बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ स्ट्रेसेस. ठीक है, स्ट्रेसेस के काफी टाइप के एग्जांपल्स हो सकते हैं. ठीक है, स्ट्रेसेस पे करते हैं, सेल पे करते हैं. ठीक है, अब ये स्ट्रेसेस जो आते हैं, ठीक है, ये किसकी वजह से आते हैं. सबसे पहले आया कि सेल इंजरी हुई. व्हाट इज सेल इंजरी, फंक्शनल या मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट होना किसी भी सेल पे. ओके, अब वो किस वजह से आता है, वेराइटी ऑफ स्ट्रेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेस. अब वो स्ट्रेस किस वजह से आते हैं, दैट स्ट्रेस कम्स बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ वेरियस एटियोलॉजिक एजेंट्स. अब वो एजेंट्स क्या होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, एनी ट्रॉमा, एनी शॉक, एनी सर्जरी एक्सेट्रा. ओके, जिससे क्या होता है, या मीन्स विच रिजल्ट इन इट्स चेंज इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. यानी कि इसका मतलब है इन सब कॉजेस की वजह से हमारे सेल की इंटरनल अंदरी या बाहरी इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ जाए. दिस इज सेल इंजरी. Let's understand this with an example. Suppose we take an example that cell is attacked by a bacteria. Firstly, we will consider a cell which is normal and healthy and looking happy, and its morphology is also retained. This its appearance, that is outer appearance. Now, due to certain factors, a bacteria invaded the cell. The cell is not looking happy at all because that bacteria is giving stress to the cell body and it's altering the functional and morphological effect of that cell. Now see, due to invading of the bacteria, the cell is suffering from a kind of stress. We can take an example of hypertrophy, that is also an example of adaptation when the invading bacteria is not that much harmful. As I earlier told you that hypertrophy is the result of stress given by the invading bacteria. Till now we understood how cell injury occurs. Now I will tell you about what are cellular responses to cell injury. अब क्या होता है आगे कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे सेलुलर रिस्पॉन्स डिपेंड करता है. ओके, तो दो टाइप के फैक्टर होते हैं जिन पे सेलुलर रिस्पॉन्स डिपेंड करता है. सबसे पहला आता है होस्ट फैक्टर. होस्ट फैक्टर में क्या होता है कि सेल किस टाइप का है, किस टाइप का सेल है, एडिपोज का है कि किस टाइप का सेल है. दूसरा आता है सेल का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, कैसा उसका न्यूट्रिशन है, उसको सही से सारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स मिल रहे हैं कि नहीं. अगर वो वीक सेल है तो फिर वो ईजिली इफेक्ट हो जाएगा सेल इंजरी से, लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग सेल है तो कहीं ना कहीं वो इतना ईजिली इफेक्ट नहीं होगा सेल इंजरी से. अब हमारा सेकेंड फैक्टर आता है जो कि होता है फैक्टर्स पेनिट्रेटिंग टू इंजूरियस एजेंट्स. यानी कि इंजूरियस एजेंट्स, उसके टाइप क्या है, यानी कि किस टाइप का इंजूरियस एजेंट्स है. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बैक्टीरिया, वायरस, और उनमें से भी किस टाइप का बैक्टीरिया है, किस टाइप का वायरस है, क्योंकि कई आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कई आर वेरी वीक. ओके, तो अब आता है कि डोज, क्या डोज है उसका, तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैटर करती है. क्वालिटी वही वाली बात है कि क्या टाइप है, कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक टाइप का वायरस या बैक्टीरिया या फिर इंजूरियस एजेंट है, और उसकी क्वांटिटी भी कि कितनी क्वांटिटी में वो आपके सेल को इंजर कर रहा है. ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे हमारे
दैट अकॉर्डिंगली, इसी के अकॉर्डिंग ही वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट होती हैं हमारे सेल में टू इंजूरियस एजेंट। सबसे पहला होता है उसमें से सेलुलर एडेप्टेशन, सेल सबसे पहले अडेप्ट करता है, ओके। बस सेकेंड इज रिवर्सिबल सेल इंजरी और नंबर थर्ड इज इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अब हम इसके आगे ये तीनों ही फॉर्म्स को समझेंगे फ्लो चार्ट के थ्रू में। सो लेट अस अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सेज थ्रू अ फ्लो चार्ट। यहाँ पर आके आप एक फ्लो चार्ट देख रहे हैं, ये एक्चुअली मेरी बुक है हर्ष मोहन दैट जिससे कि मैं नोट्स बनाती हूँ उससे है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक सेल है दैट इज़ नॉर्मल, ओके। जब वो सेल नॉर्मल है उस पर कुछ थोड़ा सा स्ट्रेस आया, तो जब सबसे पहले एक बहुत माइल्ड स्ट्रेस आता है तो ऑल्टर्ड फंक्शनल डिमांड हो जाता है सेल का, यानी कि फंक्शन या तो बढ़ जाएगा सेल का या तो सेल का फंक्शन घट जाएगा। तो उससे क्या होता है कि जब हमारे सेल में एबिलिटी होती है कि हाँ सेल को इंजरी नहीं होगी और तो अडेप्ट कर लेता है सेल। किस फॉर्म्स में अडेप्ट करता है? देयर आर मेनी वेरियस फॉर्म्स लाइक एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया। इन सब फॉर्म्स को मैं आगे अपनी और वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी, ओके। जब ये सेल से स्ट्रेस रिमूव हो जाता है तो सेल पूरी तरह रिस्टोर हो जाता है नॉर्मल में। दिस इज सेलुलर एडेप्टेशन, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट फॉर्म इज रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है कि नॉर्मल सेल था, अब उसे माइल्ड या ट्रांजिएंट स्ट्रेस आया, ओके। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी का यहाँ पर बहुत चांस होता है। इसमें क्या होता है, डीजेनरेशन हो सकता है। डीजेनरेशन यानी कि डिटोरिएट होना, या फिर सब सेलुलर अल्टरेशंस हो सकते हैं। सब सेलुलर अल्टरेशंस का मतलब हो गया सेल के अंदर किसी भी टाइप का चेंज आ सकता है, कोई भी सेल की फॉर्म में चेंज आ सकता है। और इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशंस हो सकते हैं। इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशन किस चीज़ के होते हैं? मेटाबोलाइट्स के हो सकते हैं, एमॉर्फस डेंसिटीज जो कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में आती हैं। तो ये सारे हमारे रिवर्सिबल सेल इंजरी के एविडेंस होते हैं कि हाँ सेल इंजरी हुई है। अब जब हमारा स्ट्रेस जो है वो रिमूव हो गया, तब क्या होता है, जो सेल होता है वो रिस्टोर तो कर जाता है नॉर्मल, लेकिन ये सारी फॉर्म्स क्या बनाती हैं? ये सारी फॉर्म्स ये बताती हैं कि देयर इज सम रेसिडुअल इफेक्ट ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी, दैट इज द एविडेंस ऑफ सेल इंजरी। अब हम आगे आते हैं। थर्ड फॉर्म होती है वेरी डेंजरस फॉर्म, दैट इज इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है कि अगर सेल नॉर्मल है और अगर उस पर बहुत सीवियर स्ट्रेस आ रहा है, सीवियर स्ट्रेस आ रहा है और वो परसिस्टेंस है, यानी कि लगातार है, बहुत सीवियर और लगातार ऐसे स्ट्रेस आ रहा है, तो फिर सीधा होता है सेल डेथ। सेल डेथ किस फॉर्म्स में होती है? नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस के भी कई फॉर्म्स होते हैं, गैंग्रीन हो जाना, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से सेल की डेथ हो जाती है, ओके। आई होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द सेलुलर रिस्पॉन्सेज। अब आता है इटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, यानी कि क्या कॉज होते हैं सेल इंजरी के। सेल इंजरी में अकर फ्रॉम वन ऑफ द टू ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ कॉजेस, यानी कि हम बहुत सारे कॉजेस को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है जेनेटिक ग्रुप, सेकंड होता है एक्वायर्ड ग्रुप, ठीक है। जेनेटिक ग्रुप को हम उसके रिस्पेक्टिव चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे एक्वायर्ड या फिर इन्वायरमेंटल कॉजेज़ को। तो इन जर्नल हमारे जो एक्वायर्ड कॉजेज़ होते हैं सेल इंजरी के, या तो वो अकेले एक्ट करते हैं या फिर ये बहुत सारे एक साथ भी एक्ट कर सकते हैं। 2, 3 या जितने भी फैक्टर्स होते हैं जो कि एक्वायर्ड कॉजेज़ होते हैं, जो एक साथ भी एक्ट कर सकते हैं और सेल इंजरी कॉज करते हैं। तो इनमें से बहुत सारों में से एक होते हैं हाइपोक्सिया, इस्चीमिया, द मोस्ट कॉमन। नंबर सेकेंड फिजिकल एजेंट्स, नंबर थर्ड द केमिकल ड्रग्स, Number 4 the microbial agents, Number 5 immunologic causes, Number 6 nutritional derangements, Number 7 aging, Number 8 psychogenic causes, Number 9 iatrogenic causes, Number 10 are idiopathic causes। तो अब इन सब कॉजेज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, इतना डिटेल नहीं, थोड़ा सा डिटेल में। तो अगर हम यहाँ देखें तो हाइपोक्सिया होता क्या है? हाइपोक्सिया इज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले क्या होता है, हमें पता है कि हमारा जो सेल होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ को ऑक्सीजन ज़रूरी होता है टू जनरेट एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? दैट इज ATP, टू जनरेट ATP एंड परफॉर्म द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जब ATP बनेगा जब तो बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी, लेकिन जब डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, दैट इज हाइपोक्सिया, दैट रिजल्ट्स इन फेलियर टू कैरी आउट दीज एक्टिविटीज़ बाय द सेल। यानी कि ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ फिर नहीं हो पाती जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में। हाइपोक्सिया यहाँ पर सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है सेल इंजरी के लिए। अब हम देखेंगे कि हाइपोक्सिया रिजल्ट किन पाथवेज से करता है।
सबसे पहले हाइपोक्सिया हमारा रिजल्ट करता है इस्चीमिया की वजह से। इस्चीमिया क्या है? रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू द सेल्स ड्यू टू इंटरप्शन, यानी कि यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम, आरबीसी एंड अदर सेल्स सब ओके है, लेकिन बस किसी न किसी इंटरप्शन की वजह से ब्लड पहुंच नहीं पा रहा है सेल्स तक। वो कोई भी इंटरप्शन हो सकता है, किसी भी तरह से कोई इंटरप्शन कर दे, जैसे थ्रोम्बोसिस हो जाए या कुछ भी, कोई सेल की या कोई आपका ऑर्गन इंक्रीज हो जाए जो कि आपकी ब्लड सेल्स को दबा रहा हो, जिसकी वजह से आपकी जो ब्लड वेसल्स को दबा रहा हो, तो उसकी वजह से कोई इंटरप्शन आ जाए, ब्लड पूरी तरह से पहुंच ना पाए अदर सेल्स या टिश्यूज तक। तो ये सारा जो कॉज होता है इस में, ये मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म होता है हाइपोक्सिक सेल इंजरी के लिए। तो नेक्स्ट आता है हमारा इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई। इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई में इंक्लूड होते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग, लाइक आरबीसी वगैरह का जो डिसऑर्डर्स हो जाता है, एग्जाम्पल अनीमिया, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, हार्ट डिजीजेस, कोई भी टाइप की हार्ट डिजीजेस, कोई भी टाइप की लंग डिजीजेस, एंड नंबर लास्ट इज इंक्रीज डिमांड ऑफ टिश्यूज। किसी भी रीजन से डिमांड ऑफ टिश्यूज बढ़ जाए, जैसे कि हमने एडेप्टेशंस में देखा था कि जब टिश्यू की डिमांड बढ़ जाती है या घट जाती है, ठीक है, और या फिर सपोज हम कोई भी वर्क कर रहेंगे, जब हम ज़्यादा वर्क कर लें, ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएं, तो हमारे जो टिश्यू की डिमांड होती है ऑक्सीजन की, वो बढ़ जाती है, स्पेशली फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज वगैरह में। नाउ हमारा जो सेकेंड फैक्टर है वो है फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स क्या होते हैं? फिजिकल एजेंट्स इन कॉजेशन ऑफ डिजीजेस कई टाइप के होते हैं। सबसे पहला होगा हमारा मैकेनिकल ट्रॉमा, कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोट लग जाए। देन सेकेंड इज थर्मल ट्रॉमा, थर्मल ट्रॉमा किसी हीट या कोल्ड की वजह से आपको ट्रॉमा हो जाए। नंबर थर्ड इज इलेक्ट्रिसिटी शॉक्स वगैरह। नंबर फोर्थ इज रेडिएशंस, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज और आयनाइजिंग रेज जो होती हैं, ये सब हमें बहुत हार्मफुल इफेक्ट करती हैं, जो कि सेल इंजरी कॉज कर सकता है। नंबर फिफ्थ इज रैपिड चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स में भी जब बहुत रैपिड चेंज आता है, तब भी हमारे सेल्स को इंजरी हो सकती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारा रीजन है दैट इज़ द लोअर रीजन, लेकिन जैसे हम अपर रीजन में जाते हैं, हमारा हिमालय साइड पे, तो वहाँ पर हमारे जो सेल्स होते हैं वो अडेप्टिव नहीं होते हैं, तो उन्हें बहुत दिक्कत आ सकती है। हमारा जो हेमोग्लोबिन लेवल होता है वो वहाँ के हिसाब से कम होता है, तो हमारी ऑक्सीजन की जो डिमांड्स होती हैं वो हायर रीजन्स में पूरी नहीं हो पाती एकदम से। तो थर्ड टॉपिक हमारा आता है दैट इज केमिकल्स एंड ड्रग्स। ठीक है, अब क्या होता है कि अब हम बहुत सारे केमिकल्स लेते हैं, बहुत सारे ड्रग्स लेते हैं जो कि सेल इंजरी का कॉज बन सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में से आते हैं केमिकल पॉइजन्स, साइनाइड, आर्सेनिक, मर्करी। भाई ये सब तो कोई जानबूझ के तो लेगा नहीं, और कई बार लोग सुसाइडल में लेते भी हैं, लेकिन अगर गलती से आए तो ये आपको पॉइजन से ऑब्वियसली हार्मफुल इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या एल्कलीज हो जाए, इवन आपकी स्किन पे गिर भी जाए, तो यू कैन सी कि HCl अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है कि स्किन पे गिर जाए तो क्या होगा, स्किन बिल्कुल टपकेगी पॉलीथीन के जैसे, जब पॉलीथीन जलती है तो उसके जैसे। अब आता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। इन्वायरमेंट में काफ़ी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट होती है, और डिफरेंट आपका UV रेज होती हैं सन्स की, ये सब आपको इफेक्ट करती हैं। अब आपका फोर्थ आता है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स कैसे इफेक्ट कर रहे हैं यार। आजकल फार्मिंग वगैरह में बहुत इस्तेमाल होते हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जिसकी वजह से हमारे इंटरनल बॉडी में जाते हैं और बहुत ख़राब इफेक्ट करते हैं। नाउ फिफ्थ इज ऑक्सीजन एट हायर कंसनट्रेशन। जब हमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हायर कंसनट्रेशन मिल जाए, भाई कुछ भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, वैसे ही ऑक्सीजन भी है, ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाएगा तो भी दिक्कत करेगा। नंबर सिक्स इज हाइपोटोनिक ग्लूकोज एंड सॉल्ट। ठीक है, जब ज़्यादा हाइपोटोनिक ग्लूकोज और सॉल्ट मिल जाए तो वो भी हमें दिक्कत करता है। नंबर सेवेंथ इज सोशल एजेंट सच एज एल्कोहल एंड नार्कोटिक ड्रग्स। भाई जब हम ज़्यादा एल्कोहल लेंगे, हमें पता है जब ओवर एल्कोहल हो जाएगा हमारी बॉडी में तो वो हमारे लीवर को डैमेज करेगा। नार्कोटिक ड्रग्स हैं जो हमारे सीधा मेंटली हमें इफेक्ट करते हैं। नंबर एट्थ इज थेरापेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स। कोई भी थेरेपी ले रहे हैं हम, जैसे कि कीमोथेरेपी लेते हैं, तो हम देखते हैं कि उसका कितना एडवर्स इफेक्ट आता है, हमारे सारे हेयर लॉस हो जाता है, सारे बाल झड़ जाते हैं। तो ये सब कुछ एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं केमिकल एंड ड्रग्स के, जो कि सेल इंजरी कॉज करते हैं। नंबर फोर्थ आता है माइक्रोबियल एजेंट्स, जो कि मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बता रखे हैं। इंजरीज माइक्रोबियल एजेंट से कैसे आ सकती हैं? ड्यू टू इन्फेक्शंस विद दीज माइक्रोबियल एजेंट, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, रिकेटेसिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, पैरासाइट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
नाउ नेक्स्ट कम्स हमारा इम्यूनोलॉजिक कॉजेज. यस, इम्यूनोलॉजिक कॉजेज. आपने देखा होगा यार, इम्यूनिटी तो हमारे सोल्जर्स होती है. इम्यूनिटी हेल्प करती है हमें टू बिल्ट अप द बॉडी. ठीक है, बॉडी में ऐसे नहीं कहेंगे बिल्ट अप द बॉडी, लाइक ऐसे कहेंगे कि हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं, आर्मी होती है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी. ठीक है, ये ज़्यादातर तो प्रोटेक्ट करती है होस्ट को अगेंस्ट वेरियस इंजूरियस एजेंट्स, बट इट में ऑल्सो टर्न लीथल एंड कॉज सेल इंजरी. जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीजेज हो जाती हैं ना, तो उन कॉजेज में इम्यूनिटी भी बहुत ख़राब इफेक्ट करती है. अगर इम्यूनिटी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं वो अगर हमारी बॉडी पे के सेल्स पे ही इफेक्ट करने लगे तो फिर वो एडवर्स इफेक्ट करती है और हमारे ही सेल को इंजरी कॉज करती है. तो इसके काफ़ी कॉजेज हो सकते हैं. हाइपोसेंसिटिविटी रिएक्शन, एनाफाइलेटिक रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिजीजेस. तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आप इसके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में ही हम कंप्लीट करेंगे. अब हम आगे आते हैं 6, दैट इज़ न्यूट्रिशनल डिरेंजमेंट्स. न्यूट्रिशनल डिरेंजमेंट्स में क्या होता है, अ डेफिशिएंसी और एन एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशंस में रिजल्ट इन न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस. क्या तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाए या एक्सेस हो जाए. तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं, यानी कि ओवरऑल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है तो उसे स्टार्वेशन कहते हैं. या फिर प्रोटीन वगैरह की डेफिशिएंसी होती है तो कौन सी डिजीजेस होती हैं, दैट आर मेरास्मस एंड क्वाशियोकर. अगर किसी मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाए, फॉर एग्जांपल आयरन, तो एनीमिया हो जाता है. कोई ट्रेस एलिमेंट्स की भी डेफिशिएंसी हो सकती है जो कि अलग अलग टाइप की डिजीजेस कॉज करती हैं. और अगर न्यूट्रिशन एक्सेस में हो जाए तो ये सारी प्रॉब्लम्स कहाँ की होती हैं, एफ्लुएंट यानी कि लग्जरियस अच्छी सोसाइटीज़ की, जहाँ पे बच्चे अच्छा खाते हैं, या बच्चे या बड़े कोई भी. ठीक है, बहुत और अच्छा और ओवर ईटिंग कर लेते हैं. अच्छा खाना एक लिमिट में, लेकिन जब आप ओवर ईटिंग कर लोगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लाइक ओबेसिटी, एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट डिजीजेस इस वक्त बहुत कॉमन है. बहुत ईजिली हार्ट अटैक्स आते हैं. आप आए दिन सुनते रहते हो, आसपास में भी बहुत आए दिन कॉमन हो गया है हार्ट अटैक्स, हाइपरटेंशन, ये सब बहुत कॉमन हो गया है आजकल हमारी लाइफ में. तो अब हम इसके आगे आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एजिंग. भाई एजिंग इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस. हम सब जानते हैं एजिंग यानी कि सेल की धीरे धीरे एजिंग होना. जैसे हमारी एजिंग होती है तो वो हमारे सेल्स की एजिंग के साथ ही होती है. एजिंग को सेनेसेंस भी कहते हैं, सेलुलर एजिंग या फिर सेनेसेंस. ठीक है, इससे क्या होता है कि जब सेल की एज बढ़ती है तो उस पर एबिलिटी ख़त्म हो जाती है सेल में टू रेप्लिकेट एंड रिपेयर. जब रेप्लिकेट और रिपेयर की एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो अपने आप को सेल सही नहीं कर पाएगा. अगर कोई कॉज आया, कोई दिक्कत हुई तो सेल अपने आप को सही नहीं कर पाएगा और एट लास्ट क्या होता है, सेल डेथ हो जाती है इंडिविजुअल सेल की. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सामने वाला सेल डेथ हो गया तो उसके साइड वाला भी डेथ हो जाएगा. भाई अगर उसकी एज है, उसकी एज सही है और वो रेप्लिकेट और रिपेयर कर पा रहा है तो उसकी डेथ नहीं होगी. इसलिए यहाँ पर इंडिविजुअली लिखा गया है. नाउ 8 कम्स द साइकोजेनिक कॉजेज. साइकोजेनिक कॉजेज आते हैं मेंटल डिजीजेस से, जो कॉमन एक्वायर्ड मेंटल डिजीजेज होती हैं. अब इसमें क्या होता है, कोई स्पेसिफिक बायोकेमिकल या फिर मॉर्फोलॉजिकल चेंज हमें यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ता कॉमन एक्वायर्ड मेंटल डिजीजेज में. ठीक है, लेकिन इनके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, दैट आर मेंटल स्ट्रेस, स्ट्रेन, एंजाइटी, ओवरवर्क, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया. नाउ अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़, यार ये सब नोट्स मैंने पहले ही बना के रखे हैं तो थोड़ा सा पेज फोल्ड हो रहा है. तो अब 9th इज एट्रोजेनिक कॉजेज. एट्रोजेनिक कॉजेज में होता है जो कि फिजिशियन की गलती हो, यानी कि ओइंग टू फिजिशियन. लेकिन फिजिशियन यार देखो जानबूझ की गलती तो करेगा नहीं. ओके, कोई फिजिशियन नहीं चाहता कि मैं अपने पेशेंट को जानबूझ के मार दूं या उसे जानबूझ के कोई ऐसी गलत दवा दूं कि उस पर बहुत इंजूरियस इफेक्ट आए. लेकिन कई बार हो जाता है, लाइक रॉन्ग जजमेंट कर दे फिजिशियन, यानी कि डिजीज़ कुछ और थी और कुछ और पता करके और कुछ और मेडिसिन दे रहा है तो वो एडवर्स इफेक्ट डालती है. ठीक है, यानी कि डिटोरिएशन हो जाए किसी भी थेरेपी की वजह से, या फिर अगर मान लो कि थेरेपी या फिर उसने जजमेंट सही करी, ठीक है, लेकिन जो आप थेरेपी दे रहे हो वो सामने वाले की बॉडी नहीं झेल पाई. जैसे कि ड्रग्स, कोई भी ड्रग्स दे रहे हो वो सामने की वाले की बॉडी नहीं एडजस्ट कर पाई तो सेल इंजरी कॉज कर सकता है. या फिर रेडिएशंस वगैरह होती हैं, तो वो सब रेडिएशंस कैसे, जो हमारी कीमोथेरेपी वगैरह होती है कैंसर्स के टाइम पर, तो वो सब बहुत एडवर्स इफेक्ट डाल सकती हैं अकॉर्डिंग टू वंस बॉडी इम्यूनिटी. अब नंबर 10 आता है इडियोपैथिक डिजीजेस. इडियोपैथिक डिजीजेस का जो कॉज होता है दैट इज अननोन कॉज. फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन, इट इज़ 90% अननोन, ओके, एंड 10% इट्स एसेंशियल. अब हमारे पास द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट इज कैंसर. आप हर जगह, एक तो हार्ट डिजीजेज और कैंसर बहुत कॉमन हो गया है. कैंसर्स के कॉजेज आज भी इनकम्प्लीटली नोन है. तो ये सब कहाँ आते हैं, इडियोपैथिक डिजीजेज में. ओके,
Thank you so much for giving me your time. If you really like my video, please like, comment and subscribe to my channel Pathostroke. Thank you.